वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के एक ऐसे हिस्से की जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं रहता, लेकिन असल में देश की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का आप कह सकते हैं एक हिडन इंजन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियाज कैपिटल गुड्स सेक्टर की। तो चलिए इस बेहद जरूरी सेक्टर की कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ऐसा सेक्टर जो वो ब्रेड नहीं बनाता जो हम खाते हैं, बल्कि वो मशीनें बनाता है जिनसे वो ब्रेड बनती है। बस यही है कैपिटल गुड्स की सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल डेफिनेशन। ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी इंडस्ट्री की इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। कैपिटल गुड्स वो फिजिकल एसेट्स हैं जिन्हें कोई भी कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल करती है। और अगर इसे और भी आसान भाषा में कहें तो ये है द मशीन्स दैट मेक मशीन्स, मशीनें बनाने वाली मशीनें। तो ये असल में है क्या, जरा इमेजिन कीजिए। फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले मशीन टूल्स, कपड़ा बनाने वाली बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मशीनरी, बिजली पैदा करने वाले पावर इक्विपमेंट, या फिर माइनिंग के लिए जरूरी गियर, यहां तक कि मेट्रो के लिए सुरंग खोदने वाली वो विशाल टनल बोरिंग मशीन्स भी इसी का हिस्सा है। ये सब कैपिटल गुड्स की दुनिया है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सेक्टर भारत की जीडीपी में लगभग 1.9% का कंट्रीब्यूशन देता है और हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 12% हिस्सा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा है एक्सपोर्ट्स का। भारत के कुल गुड्स एक्सपोर्ट्स का लगभग 25% यानी एक चौथाई हिस्सा यहीं से आता है। मतलब ये देश के लिए एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। लेकिन इतनी सारी अच्छी बातों के बावजूद एक बहुत बड़ी मतलब बहुत गहरी समस्या है। इसे कहते हैं 40% का इंपोर्ट ट्रैप, या आप कह सकते हैं इंडियाज प्रिसिजन डेफिसिट। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ये नंबर देखिए, 40%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी और हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी यानी विदेशी निर्भरता की कहानी कहता है। अब समझते हैं कि कैसे। देखिए, भारत में इस्तेमाल होने वाली एडवांस्ड मशीनरी का 40% हिस्सा हम आज भी इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपनी तरक्की के लिए जो सबसे जरूरी और आधुनिक औजार हैं, उनके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सामान्य मशीनें बनाने की नहीं है, वो हम बना सकते हैं। असली चैलेंज है हाई प्रिसिजन मशीनें बनाना। वो मशीनें जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी, बारीकी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करती हैं। और यहीं पर हम पीछे रह जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है हमारा टैक्स सिस्टम, जिसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब ये बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है। देखिए, भारत में मशीन बनाने के लिए बाहर से कंपोनेंट्स मंगाने पर अक्सर ज्यादा टैक्स लगता है, जबकि पूरी की पूरी बनी बनाई मशीन इंपोर्ट करने पर टैक्स कम हो जाता है। नतीजा, देश में मशीन बनाने से ज्यादा सस्ता उसे सीधे विदेश से खरीद लेना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस डबल चैलेंज से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने हाल के बजट में एक तरह की बजटरी सर्जिकल स्ट्राइक की है। चलिए सरकार के इस मास्टर प्लान को समझते हैं। और सरकार का सबसे बड़ा हथियार है ये नंबर, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये सरकार द्वारा पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सरकारी पूंजीगत खर्च के लिए तय की गई एक बहुत बड़ी रकम है। और ये जो पैसा है, ये बस ऐसे ही नहीं खर्च हो रहा, इसके पीछे एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है। पहला, पब्लिक कैपेक्स के जरिए सड़कों, रेलवे और पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करके सरकार कैपिटल गुड्स के लिए एक जबरदस्त डिमांड पुल पैदा कर रही है। दूसरा, सीआई स्कीम के जरिए लिफ्ट और टनल बोरस जैसी महंगी मशीनों के लोकलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी कैपिटल गुड्स पर टैक्स छूट दी जा रही है। और चौथा, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं ताकि चीन पर हमारी निर्भरता कम हो सके। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अभी भी कुछ बड़े स्ट्रक्चरल गैप्स हैं जिन्हें भरना बाकी है। इस चार्ट को देखिए, यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को दिखाता है, द R&D इन्वेस्टमेंट गैप। हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.9% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, जबकि हमारा नेशनल पॉलिसी टारगेट 2.8% का है। जब तक हम टेक्नोलॉजी के सिर्फ यूजर्स बने रहेंगे, ऑथर्स नहीं बनेंगे, ये गैप भरना नामुमकिन सा है। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ दूसरा गैप है लोगों का, द स्किल डेफिसिट। हमारी 60% वर्कफोर्स के पास इंडस्ट्री 4.0 की जरूरतों के हिसाब से फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी है। सीधी सी बात है,
एडवांस्ड मशीनों को चलाने के लिए एडवांस स्किल्स वाले लोग भी तो चाहिए। तो इन गैप्स को भरने के लिए सरकार दूसरे पॉलिसी लेवर्स भी इस्तेमाल कर रही है, एक तरह का कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, जैसे नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी, पीएलआई स्कीम्स जो प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, और वॉशिंगटन अकॉर्ड जैसी अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता जो हमारे इंजीनियर्स की डिग्री को ग्लोबल रिकॉग्निशन देकर टैलेंट को बढ़ावा देती हैं। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो असल में एक बहुत पुराने इकोनॉमिक आइडिया का नया जन्म है। इसे हम कह सकते हैं द डिजिटल महालनोबिस। इस बात को ध्यान से समझिए, आज का कैपिटल गुड्स सेक्टर सिर्फ भारी भरकम स्टील और हथौड़ों की गूंज नहीं है। अब इसका मतलब है लोकलाइज्ड डिजाइन, प्रिसिजन टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टूल रूम्स। 1950 के दशक के महालनोबिस मॉडल ने हेवी इंडस्ट्रीज पर जोर दिया था। आज का डिजिटल महालनोबिस मॉडल टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन पर दाव लगा रहा है। तो इस पूरी मेहनत का, इस पूरी स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट गोल क्या है? गोल सिंपल है, सच्ची इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस यानी औद्योगिक आत्मनिर्भरता हासिल करना और $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए एक ठोस भरोसेमंद नींव तैयार करना। कैपिटल गुड्स सेक्टर की सफलता सीधे तौर पर इस बड़े राष्ट्रीय सपने से जुड़ी हुई है। तो लेक्चर खत्म करने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। इस सेक्टर में ज्यादातर छोटी फर्में हैं जिनके लिए महंगी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में क्या सरकार का बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए डिमांड पैदा करना छोटी फर्मों को सीधे सब्सिडी देने से बेहतर रणनीति है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।